अस्सलाम वालेकुम। आजकल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो अभी रिसेंटली एक कादियानी मुल्ज़िम को रिहा किया है, उसके मुतल्लक़ काफ़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड अपलोड हो रही हैं और उसमें लोगों की मुख्तलिफ़ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैंने आज इस केस के एक डिफरेंट एस्पेक्ट को आपके सामने रखना है कि असल में ये हुआ क्या है, ये कैसे ये सारा मामला हुआ है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें जो है इसके केस के मुख्तसर हालात जो हैं उसको समझना चाहिए कि एफआईआर के मुताबिक 2019 का वक़ूआ बताया जाता है कि जब एक मुबारक अहमद सानी नामी शख्स को कंप्लेनेंट ने तफसीर सगीर जो कि कुरान पाक की एक बकौल उनके नाम नहाद तफसीर कोई थी, तो वो जनाब जो है उसको वो तक़सीम कर रहा था। तो कंप्लेनेंट ने उसकी एप्लीकेशन, ये 2019 का वाक़या है, और कंप्लेनेंट ने प्रॉम्प्टली उसकी एप्लीकेशन थाना चिनाब नगर में जो ज़िला चिन्योट में है उसमें उसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई और एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन दी। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, पुलिस ने उस मुल्ज़िम को प्रोटेक्ट किया। तो ये मैं असल में मैं इस पहलू पर जो है आज बात करना चाहता हूँ कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने बाकायदा मुल्ज़िम की पुश्तपनाही की है, बाकायदा मुल्ज़िम को सपोर्ट किया है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। वो इस तरह से कि एक तो 2019 से 3 साल मुसलसल कंप्लेनेंट को लगे कि इस एफआईआर को दर्ज कराने में, जिसमें डेफिनिटली पुलिस का किरदार सामने आता है कि पुलिस ने उस वक़ूआ की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। कंप्लेनेंट ने बहुत कोशिश की, बहुत सी एप्लीकेशंस दी, कोर्ट में भी पिटीशंस फाइल की। बिल आखिर 2019 के वाक़या से मुतल्लक एफआईआर 2022 में दर्ज हुई उस कादियानी जो मुबारक अहमद सानी है उसके खिलाफ। 2022 में 2019 का वक़ूआ और 2022 में एफआईआर दर्ज होती है। अब जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो डेफिनिटली पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट करना था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी थी कि वो इन्वेस्टिगेट करता। पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी थी कि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो जो तफसीर सगीर नामी किताब थी उसको वो रिकवर करता। आईओ ने, तफ्तीशी ऑफिसर ने वो तफसीर सगीर नामी किताब को उसने रिकवर ही नहीं किया। यानी मुल्ज़िम को फ़ायदा देने के लिए और केस को कमज़ोर करने के लिए पहला जो काम उसने किया वो ये किया कि उसने उस किताब को जो कि तौहीन कुरान पाक से मुतल्लक़ थी, नाम नहाद तफ़सीर की किताब थी, उसको आईओ ने रिकवर ही नहीं किया। पहला तो जो है वो यहाँ पे उन्होंने उस मुल्ज़िम को फ़ायदा पहुँचाया। और जब ये चालान बना, बिल आखिर जब इसका चालान बना 298 सी और 295 बी के तहत और साथ में सेक्शन 7 और 9 की होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 के तहत जो दफ़ात उसने लगाई, आई अपना पुलिस ने, तो उनके मतलब भी उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और जब ये चालान बना करके आईओ ने प्रोसिक्यूशन में भेजा, तो वहाँ पर भी जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी सरफ़े नज़र किया। उन्होंने भी जो मुजरमाना गफ़लत है उसका मुज़ाहरा किया। टोटल जो है उन्होंने इस बात को जो दौरान तफ़्तीश बहुत सारी आईओ ने जो फ्लॉज़ छोड़े थे, जो इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन की थी, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की थी, उसको उन्होंने उस पर कोई इतराज़ नहीं उठाया प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने, और इसी तरह से उसको जो चालान था 173 की जो रिपोर्ट थी उसको पास करके उन्होंने अदालत में भेज दिया। अलबत्ता जब कोर्ट में ये चालान पेश हुआ तो कोर्ट ने बाकायदा सेक्शन 7, सेक्शन 9 दी होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 के तहत चार्ज फ्रेम किया। इसके अलावा पीपीसी यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 298 सी और 295 बी के तहत भी चार्ज फ्रेम किया। तो जिसके खिलाफ फिर जो मुल्ज़िम था उसने वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि जनाब ये जो सेक्शन 7 और 11 है, दी होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011, तो उस वक़्त जनाब जब ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो उस वक़्त तो ये ऑफ़ेंस जो है वो उस एक्ट में था ही नहीं। ये तो जब अमेंडमेंट इसकी हुई है 2021 में सेक्शन 7 और 9 को जनाब उस वक़्त एक्ट में इंडक्ट किया गया था। उस लिहाज़ा जब ये एफआईआर दर्ज हुई है उस वक़्त इन ऑफ़ेंसेस का कहीं पे भी नामो-निशान नहीं था। लिहाज़ा इन ऑफ़ेंसेस के तहत जो है वो चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। इसी तरह मुल्ज़िम ने ये भी प्ली ली कि जो सेक्शन 298 सी या 295 बी पाकिस्तान पीनल कोड के हैं, उसके मुतल्लक भी एफआईआर खामोश है,
وہ ان جرائم کے متعلق ایف آئی آر میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چالان جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، پولیس نے کی ہے جو انویسٹیگیشن، اس میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی واقعات، حالات و واقعات کوئی سامنے نہیں آ سکے۔ آئی او نے کوئی اس طرح کے اس پہلو پہ انویسٹیگیشن نہیں کی، وہ بھی خاموش ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن پولیس کی خاموش ہے۔ اس کے علاوہ جو اس نے چلان مرتب کیا 173 کی جو رپورٹ مرتب کی ہے، اس میں بھی جناب 298 سی اور 295 بی پاکستان پینل کوڈ جو آفینس بنتے ہیں، جو پروویژن ہے، ان کا بھی جناب اس چلان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر پراسیکیوشن نے بھی جناب اس کو پراپر سکروٹنائز کر کے اس کو پاس کر کے عدالت میں بھیجا ہے، لہٰذا یہ آفینسز میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتے تھے، تو ان کو ڈیلیٹ کیا جائے اس چارج فریم میں سے، جو بھی چارج شیٹ ہے اس میں سے ان کو ڈیلیٹ کیا جائے تینوں آفینسز کو۔ تو بہرحال چلتا چلتا معاملہ جو ہے پھر سپریم کورٹ میں آیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر جو ہے وہ یہ تینوں جو آفینسز تھے ان کو ڈیلیٹ کیا، جس میں انہوں نے آبزرویشن دی کہ سیکشن 7 اور 9، کیونکہ جب یہ آفینس کمٹ ہونا بیان ہوا ہے اس وقت یہ آفینس تھے نہیں، انیکٹمنٹ کا حصہ نہیں تھے، لہٰذا ان کا چارج فریم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چلان میں اور جو ایف آئی آر ہے اور جو پولیس کی تفتیش ہے اس میں بھی 298 سی اور 295 بی پاکستان پینل کوڈ کے جو سیکشنز ہیں، ان کا متعلق بھی کوئی تفصیلی جناب جو ہے وہاں پہ کوئی ایسا واقعات درج نہیں ہے، کوئی ایسا سبسٹینس نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر جو ہے یہ 298 سی یا 295 بی کے تحت ملزم کو پروسیکیوٹ کیا جاتا، لہٰذا سپریم کورٹ نے یہ دونوں آفینسز بھی ڈیلیٹ کر دیے۔ تو اس سارے معاملے میں جو مجھے اصل جو گناہ گار نظر آتے ہیں، اور جو مجھے اس میں اصل جو کلپرٹ نظر آتے ہیں، وہ ایک تو آئیو نظر آتا ہے اور دوسرا پروسیکیوشن برانچ نظر آتی ہے۔ آئیو اس طرح سے کہ اس نے اس تفسیر صغیر نامی کتاب کی ریکوری نہیں کی، یعنی ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی، اور اسی طرح پروسیکیوشن نے بھی چلان کو دیکھتے ہوئے اور اس کو انویسٹیگیشن کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروسیکیوشن نے بھی اس چلان کو پاس کر دیا۔ انہوں نے بھی نہیں کہا آئیو کو کہ بھئی اس کی ریکوری تو لے کر کے آؤ نا، ورنہ یہ وہاں پہ پروسیکیوشن چاہتی تو اس چلان کو پراپر، جو اس میں ڈیفیکٹس تھے ان کو پراپر ایڈریس کر کے اور پراپر ایک چلان جو ہے اس ملزم کے خلاف، اس قادیانی کے خلاف عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے ابھی ایک اسپیکٹ پہ بات کی ہے، یہ اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔